बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि पीएम आवास योजना को लेकर के आया है बड़ा अपडेट। अब जमीन की रजिस्ट्री के बिना नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ। बिहार को अलग देश बनाने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज। तेजस्वी ने सीधे पीएम मोदी पर दागा सवाल। पुराने वादे को याद करा करके पूछी ये बात। के पाठक के आदेश पर स्कूलों में मिशन 10 की होगी शुरुआत। बच्चे फेल हुए तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत की हार पर लालू का विवादित बयान। पीएम मोदी को बताया अशुभ आदमी। क्या बिहार से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे कन्हैया कुमार। बेगूसराय सीट को लेकर के आरजेडी ने डाला अरंगा। बिहार में ठंड की दस्तक। 25 नवंबर के बाद पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। पटना की हवा सबसे खराब। स्पेशल स्टेटस के बहाने नीतीश कुमार का बिहार में बीजेपी को घेरने का प्लान। लालू यादव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली हुए रवाना। बिहार में बड़ी सियासी हलचल। बिहार में ठंड शुरू होने के बाद भी नहीं कम हो रहे हैं डेंगू के मच्छर। लगातार मिल रहे हैं केस। गरीबी होगी दूर, सभी को मिलेगा घर। मोदी सरकार की नई पहल, जाने क्या है योजना। बिहार का एक ऐसा गांव जहां बेटियों को दहेज में दी जाती है नाव। जाने इसके पीछे का कारण, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। धिक्कार है ऐसे नकारे लोगों पर, बोले विजय सिन्हा। नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नौकरी दिलाने के बहाने बिहार की युवक का अपहरण। जेडीयू सांसद की गोद में डांसर, वीडियो हुआ वायरल। ठुमके भी लगा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के पार्टी के एमपी अजय मंडल। बिहार के नए शिक्षकों के लिए नया फरमान। स्कूल से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहने पर चली जाएगी नौकरी। कांस्टेबल के 75,000 पदों के लिए आवेदन। पटना में बनेगा नया बस स्टैंड। बक्सर समेत 20 जिलों को मिलेगा फायदा। बिहार में पागल कुत्ते का आतंक। 25 लोगों को काट करके पहुंचाया अस्पताल। आरजेडी नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा बिहार के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने टीचरों के लिए एक बार फिर से चेतावनी जारी किया है। खबर के अनुसार बिहार में स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं रहने पर टीचरों की नौकरी चली जाएगी, नौकरी खत्म कर दी जाएगी। के पाठक ने टीचरों को स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में रहने के निर्देश दिए हैं ताकि टीचर समय पर स्कूल पहुंच सके और फिर बच्चों को पढ़ा सके। दरअसल बिहार में बहुत से टीचर ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण इलाकों में है, लेकिन वे शहर में रहते हैं जहां से आने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण टीचर समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। के पाठक ने कहा है कि गाँव में शिक्षा के विकास के लिए नए शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है, इसलिए टीचर अपने स्कूल से 15 किलोमीटर के दायरे में ही रहें। जो टीचर गाँव में नहीं रहना चाहते हैं वे जा सकते हैं, उनके लिए विकल्प खुला हुआ है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सिवान में एक ऐसा गांव है जहां हर घर में नाव है। जब गांव में घरों की संख्या 150 के करीब है, जबकि नाव की संख्या 100 से अधिक है। यहां लोग अपनी पूरी दिनचर्या नाव पर बिताते हैं। जब नहाने से लेकर के बर्तन धोने तक सब कुछ नाव पर ही किया जाता है। ग्रामीण अपनी बेटियों की शादी में अपने दामाद को दहेज के रूप में नाव देते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बेटी की शादी में दहेज के रूप में माता पिता पैसे, गाड़ी, जेवरात और फर्नीचर जैसी चीज़ें देते हैं। लेकिन बिहार के सिवान जिले में एक ऐसा गांव है जहां बेटियों को दहेज में नाव दिया जाता है। इसके कारण गुटनी प्रखंड के गुटनी बाजार में 2 किलोमीटर दूर में स्थित तीर बलुआ गांव सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तीर बलुआ गांव किसी अजूबे से कम नहीं है, जहां दरअसल यहां हर घर में नाव है, जिसका इस्तेमाल मछली मारने, मार्केट जाने, पशुओं का चारा लाने और नदी के दूसरे छोर में जाकर के खेती करने के लिए होता है। इस गांव में लगभग 150 के करीब घर हैं और नाव की संख्या 100 से भी ज्यादा है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि बेटियों की शादी में हमें नाव दहेज के रूप में देना पड़ता है। इसके 2 कारण हैं। एक गांव पानी से घिरा है, दूसरा गांव में ही नाव बनाने की परंपरा है। पुराने जमाने से ही गांव के लोग खुद से ही नाव तैयार कर लेते हैं, जब 2 से 3 दिनों में नाव बनकर के तैयार हो जाती है। दोस्तों बात करेंगे कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। जब वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से हुई हार पर लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें अशुभ बताया है। जी हां, गुरुवार को दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया की हार दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है और उनकी वजह से भारतीय टीम हारी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को अहमदाबाद में क्रिकेट विश्व कप में भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए फाइनल मुकाबले को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली सहित पूरी टीम को हार से उबारने और फिर भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की हिम्मत दी। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ड्रेसिंग रूम में बिताए पलों की तस्वीर एक्स पर शेयर की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जब पत्रकारों ने जब लालू से पूछा है कि क्या मोदी सरकार विशेष राज्य का दर्जा देगी, तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी सरकार नहीं देगी तो मोदी सरकार को हम लोग हटा रहे हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने उत्तराखंड सुरंग हादसे को लेकर के बिना नाम लिए नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी हादसा होता है तो भुगतने वाले बिहार के ही लोग होते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उत्तराखंड में सुरंग में जो लोग फंसे हुए हैं उसमें 4 या फिर 5 बिहार के बच्चे हैं। जरा सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही है। लेकिन नेता फिर भी समाज को बांटने में लगे हैं। मधुबनी में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये लोग एक बार भी पलायन की बात नहीं करते हैं। इन 2 करोड़ परिवारों की जिंदगी कैसे सुधरेगी। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा बिहार के लोग आज 10,000, 12,000, 15,000 रुपए के लिए सबसे कठिन स्थिति में काम कर रहे हैं। जब बिहार के लोग वे काम करते हैं जो कोई भी नहीं करता है और इसकी बड़ी वजह है गरीबी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उसे ये करना पड़ता है क्योंकि उसे अपने बच्चे को रोटी खिलानी है। जब बच्चे का पेट भरना है तो फिर उसे खतरा लेकर के काम करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि उत्तरकाशी टनल में फंसे बिहार के भी 5 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर तंज कसा है। दोस्तों बात करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सियासी समीकरण साधने में जुट गई है। जब बिहार में कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जब कन्हैया कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि लालू यादव की अगुवाई वाली पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बेगूसराय सीट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति से दूर रखने का भी प्रयास चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आरजेडी कन्हैया कुमार को बिहार से चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आरजेडी इस पक्ष में है कि बेगूसराय सीट सीपीआई को दिया जाए, कांग्रेस को नहीं। ऐसे में कन्हैया कुमार के बेगूसराय से लड़ने की एक संभावना यही खत्म हो जाती है। अगर कांग्रेस बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर जाहिर तौर पर कन्हैया कुमार वहां से उम्मीदवार नहीं होंगे। आपको बता दें कि बेगूसराय कन्हैया कुमार का होम टाउन है और अब धीरे धीरे बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होने लगी है। जो युवा है, तेज तर्रार है, हाजिर जवाब के लिए भी पूरे देश में अपनी पहचान बना चुके हैं। जो कुछ हफ्ते पहले जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आरजेडी नेताओं से मिलने गया था
तो इसमें अखिलेश कुमार समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता थे। ये प्रतिनिधिमंडल जब तेजस्वी यादव से मिला तो फिर उन्होंने खुद बेगूसराय सीट को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव ने पहले से ही ये साफ कर दिया है कि हम बेगूसराय सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। यह कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ये नहीं चाहती है कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार की एंट्री तेजस्वी यादव के लिए खतरा है। आरजेडी चाहती है कि कन्हैया कुमार को हर हाल में बिहार से बाहर रखा जाए। जहां तक बात कांग्रेस की है तो फिर वे बिहार में पूरी तरीके से लालू यादव के सामने आत्मसमर्पण की हुई है। लालू यादव जैसा कहते हैं कांग्रेस वही करती है। जब यहां तक कि जेडीयू से भी बातचीत करनी होती है तो फिर कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के जरिए ही जेडीयू तक पहुंचती है। जब कांग्रेस के इस व्यवहार से जेडीयू भी नाराज हैं। पहले कई बार ऐसा देखने को मिल चुका है। जहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी जब भी नीतीश कुमार के पास पहुंचती है तो फिर आनाकानी करने लगते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जब हवा की रुख बदलने से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और फिर शाम में ठंड महसूस होने लगी है। जब बिहार के कई जिलों में सुबह और शाम में धुंध भी दिखने लगी है। जब पछुआ हवा के कारण दिन का पारा भी लुढ़कने लगा है। जब वही रात के तापमान में भी 15 डिग्री से भी नीचे तापमान दर्ज किया गया है। जब तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। जब मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है। दिन में आसमान साफ रहने के कारण लोगों को सूर्य दर्शन तो हो रहा है, लेकिन पछुआ हवा के कारण कनकनी भी महसूस की जा रही है। जहाँ शाम ढलते ही ठंड की प्रचंडता बढ़ जाती है। जब गर्म कपड़े लोगों ने निकालने शुरू कर दिए हैं। रात को लोगों ने कंबल निकाल लिया है तो फिर स्वेटर भी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है। वहीं पर बदलते मौसम से लोगों को सर्दी खांसी की शिकायत ज़्यादा हो रही है। जब बीमार मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। जब पछुआ हवा के कारण कनकनी भी बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में आगामी 27 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं। जब मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पछुआ और फिर उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव सतह से 8 किलोमीटर तक बना हुआ है। इसकी वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने का आसार है। साथ ही साथ अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव नीतीश सरकार जल्द ही केंद्र को भेजेगी। इस बीच विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के बिहार में जमकर के सियासत शुरू हो गई है। जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अलग देश का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं। गुरुवार को जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ये बातें कही है। अपने पोस्ट में जीतन राम मांझी ने लिखा है कि बिहार को अलग देश का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार, अब यही सुनना बाकी रह गया है। हद है जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो फिर चुनावी विशेष राज्य की डिमांड क्यों कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि 75 साल से बिहार में कांग्रेस, लालू और नीतीश की सरकार रही है, तो फिर राज्य इतना पिछड़ा क्यों है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा ने पहले भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह को ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में मैं भी था, तब यूपीए सरकार में लालू यादव प्रभावशाली मंत्री थे। आज तेजस्वी यादव 2 मंत्रियों के साथ सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर पहले उन्हें अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिलवाया। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग साल 2010 से ही कर रहे हैं। इसके लिए 4 नवंबर 2012 को गांधी मैदान और 17 मार्च 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अधिकार रैली की थी। सोशल साइट एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि यदि केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो फिर हम लक्ष्य को बहुत कम समय में ही पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग पर तत्कालीन केंद्र सरकार ने रघुराम राजन कमेटी भी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2013 में प्रकाशित हुई थी, मगर उस समय भी तत्कालीन केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में शादी विवाह सहित अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग करने वाले सावधान हो जाएं।
जहां ऐसे लोगों पर पुलिस की नज़र एक बार फिर से टेढ़ी हो गई है। जहां पुलिस अब हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जहां इसे लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करके लोगों से हर्ष फायरिंग नहीं करने की अपील की है। आपको बता दूं कि अपनी हिफाजत के लिए लिया गया हथियार आजकल जानलेवा साबित हो रहा है। शादी हो या फिर कोई भी जश्न, उसमें भी की गई हर्ष फायरिंग उम्र भर का दर्द दे जाती है, जिसको लेकर के पुलिस मुख्यालय अलर्ट मोड पर है। 23 नवंबर से लगन शुरू हो रहा है। ऐसे में एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने अपील की है कि शादी विवाह एवं अन्य समारोह में हथियार के प्रयोग से दूर रहें। जहाँ हर्ष फायरिंग आपराधिक घटनाएं मान करके कार्रवाई की जाएगी। जहाँ शादी समारोह में, शादी विवाह में हर्ष फायरिंग ना हो, इसके लिए विवाह भवन और फिर वर वधु पक्ष लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि खुशी के उत्सव में हर्ष फायरिंग ना करें। दोस्तों, बात करेंगे कि नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कांस्टेबल के 75,000 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू होने वाला है। इसको लेकर के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। खबर के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एनआईए सहित विभिन्न पुलिस बलों में 75,768 खाली पड़े पदों की भरने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक आयोग के द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि इच्छुक और प्रिय योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 24 नवंबर से 28 नवंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कंप्यूटर आधारित शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और फिर मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जहां आप कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, इसकी ये वेबसाइट है www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना में बिहेटा के पास नया बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है। जहां इस बस स्टैंड के निर्माण होने से बक्सर समेत 20 जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खबर के अनुसार इस बस स्टैंड का निर्माण बिहेटा अंचल के शेरपुर कन्हौली के बीच पटना रिंग रोड के बगल में किया जाएगा। जहाँ इसके लिए कन्हौली में 13 एकड़ जबकि परखोदीपुर पैनाठी गाँव में 37 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ये स्टैंड आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इस बस स्टैंड पर गेस्ट हाउस, कैंटीन, पार्क, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट समेत अन्य कई चीजों की व्यवस्था होगा। पटना में बस स्टैंड बनने से आरा, बक्सर, औरंगाबाद, सासाराम, अरवल, भभुआ, भोजपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित 20 जिलों को फायदा होगा। इस बस स्टैंड से इन जिलों के लिए बसें चलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि पीएम आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के महालेखागार की टीम ने कई आपत्तियां जताई है। 10 जिलों की निष्पादन लेखा परीक्षा यानी कि परफॉर्मेंस ऑडिट में कई तरीके की सलाह दी गई है। जहाँ ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने भी सभी डीएम डीडीसीए को इसकी जानकारी दी है। उन्हें योजना के कार्यान्वयन में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता को लेकर के आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जब पत्र में प्रत्यक्ष सूची, आवास विहीन लाभुकों के नाम से जमीन की रजिस्ट्री समेत कई अन्य सलाह दिए गए हैं। जब खास करके वार्षिक कार्य योजना ग्राम सभा के नाम पर खानापूर्ति पर खास हिदायत दी गई है। जब कहा गया है कि योजना को लेकर के वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है, लेकिन जाँच में पता चला है कि असमय कार्य योजना निर्धारण नहीं किया गया है। यह लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए वार्षिक कार्य योजना निश्चित रूप से तैयार करना है। जब पंचायत स्तर पर हर हाल में वार्षिक सूची का निर्माण करना है। जी हाँ, प्रत्यक्ष सूची का दीवार लेखन कराने का निर्देश दिया गया है। ग्राम सभा की कार्रवाई में अब गड़बड़ी नहीं चलेगी। खास करके रिपोर्ट में तरल द्रव्य का इस्तेमाल नहीं करना है। यह कहा गया है कि ग्राम सभा में चयनित लाभुकों की सूची को अनुमोदित किया जाता है, लेकिन अंकेक्षण के क्रम में ये बात सामने आई है कि ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं करने, लाभुकों की योग्यता या फिर अयोग्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने में गड़बड़ी की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार ने गुरुवार को केंद्र को 2 टूक कहा है कि अगर वे राज्य के नए आरक्षण कानून से सहमत हैं तो फिर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में तत्काल शामिल करें। जब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दें, क्योंकि जाति आधारित गणना से पहले नीति आयोग की रिपोर्ट में ये स्वीकार किया गया है कि राज्य में
गरीबी रेखा से नीचे की आबादी करीब 34% है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उन कारकों की गिनती कराई है जिसके आधार पर बिहार विशिष्ट राज्य के दर्जे का हकदार है। शुक्रवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री आफाक आलम और फिर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनिता देवी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की है। जब मंत्रियों ने कहा कि हम केंद्र से विशिष्ट राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, जहां इसके लिए हम जनता के बीच भी जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसके पास पूरी आबादी का वैज्ञानिक डेटा है। जाति आधारित गणना के आधार पर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार गंभीर पहल कर रही है। गरीबी और फिर बेरोजगारी से लड़ना हमारी प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि गणना से यह सच सामने आया है कि गरीब सभी जातियों में है। जब सरकार रोजगार देने के अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है या इसके लिए राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है, गरीबों को मुख्य धारा में लाने का उपाय किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर विशेष दर्जा का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार को विशेष दर्जा या फिर विशेष पैकेज देने का वादा क्यों किया था। जहाँ 94 लाख गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने की योजना पर 2.5 लाख करोड़ खर्च होंगे। या गरीबों को घर के लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपए देने का प्राविधान किया गया है। इन सब के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार विशेष दर्जा दे ना दे, कम से कम विशेष दर्जा की मांग पर अपनी राय तो दें। उन्होंने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो राज्य 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के उस खर्च से बच जाएगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं पर खर्च हो रहा है। यह सरकार ये राशि अपनी योजनाओं पर खर्च करेगी या केंद्र सरकार इसकी भरपाई विशेष सहायता से भी कर सकती है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधरे, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में वे स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया है कि कई स्कूलों में प्राथमिक कक्षा के बच्चे शुद्ध हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में के पाठक ने प्राथमिक विद्यालय में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू करने का आवश्यक निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिया है। जहाँ इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक शिक्षक वर्ग 3 से 8 के 5-5 चयनित बच्चों को विद्यालय की गतिविधि समाप्त करने के बाद ये या फिर भोजन अवकाश के बाद पढ़ाएंगे। इन बच्चों की परीक्षा जिला स्तर पर अप्रैल 2024 में आयोजित होगी। इस परीक्षा में असफल होने पर संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक पर कार्रवाई होगी। यानी कि अब अगर स्कूल में बच्चे फेल हो जाते हैं तो शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे और शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मोतिहारी डीईओ संजय कुमार ने बताया है कि इस कार्यक्रम को लेकर के जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें डीएम अध्यक्ष हैं, वहीं डीडीसी, डीईओ, प्राचार्य, डाइट और फिर बाइट, डीपीओ माध्यमिक शिक्षा तथा डीपीओ एसएसए सदस्य हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव की जरूरत है। यहाँ विश्व स्तर के 2 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब के विश्वविद्यालय में वैसी स्थिति नहीं है। आज सिर्फ यहाँ के लोग नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये बातें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने एक कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर कही है। दरअसल बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मुजफ्फरपुर के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के स्थापना दिवस के अवसर पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में बने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और फिर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कॉलेज के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहा कि आज यहाँ के लोग सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव की जरूरत है। जहाँ यहाँ विश्व स्तर के 2 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब के विश्वविद्यालय में वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ अब नौकरी के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटियों में। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चे को 12वीं के बाद पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। मुझे उस दिन का इंतजार है जब पहले ही की तरह ही बाहर के बच्चे वापस से फिर बिहार पढ़ने आए। उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार सरकार को कहा है कि विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षकों के भरोसे नहीं चल सकती है। यहाँ पर अब परमानेंट शिक्षकों की आवश्यकता है। राज्य की यानी कि बिहार की सरकार की कुछ मजबूरी हो सकती है, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों,
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में 75% आरक्षण लागू करने के बाद अब नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार से इस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। जहां राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी गई है। जब वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगर बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है तो फिर संविधान में संशोधन करे और फिर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाएं। राज्य सरकार की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी की गई है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार सरकार की कैबिनेट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। जहां सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के हित में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जहां नीतीश कुमार पिछले 14 साल से इस दिशा में प्रयास किया गया है। जाति गणना का काम बिहार में पूरा किया गया है। इससे जातियों की संख्या के साथ साथ उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी मिली है। 1931 के बाद जाति गणना पहली बार हुई है। नीति आयोग ने गरीब लोगों को जो आंकड़े प्रकाशित किए उसमें बिहार में 33.78% लोग गरीब हैं। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े सामने आए हैं उसके लिए आरक्षण का सीमा को बढ़ा दिया गया है। 94 लाख गरीब परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाना सरकार की प्राथमिकता है। जो गृह विहीन परिवार हैं यानी कि जिसके पास घर नहीं है उनका घर बनवाना है। जिनके पास आमदनी नहीं है उन्हें 2 लाख रुपए देकर के रोजगार से जोड़ना है। इन सभी कामों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है जो 5 सालों में खर्च हो जाएंगे। दोस्तों दशकों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। पहली बार बीजेपी का साथ छोड़ने का असर नीतीश कुमार को 2014 के लोकसभा चुनाव में समझ में आया था। एनडीए में लौटने का मन नहीं था, इसीलिए लालू यादव से हाथ मिलाकर के महागठबंधन बना लिया और उसके नेता भी बन गए। जब लालू यादव ने जो उस वक्त बात कही थी उसका मतलब ये था कि नीतीश कुमार को नेता घोषित करना उनके लिए जहर पीने जैसा है। और पिछले साल डबल यूटर्न लेकर के नीतीश कुमार फिर से लालू यादव के साथ खड़े हो गए। ये साथ कुछ 2019 के सपा बसपा गठबंधन जैसा ही लगता है। हालांकि कुछ शर्तें अलग है। तब मायावती को उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगी और फिर बदले में अखिलेश यादव को फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, गठबंधन टूटने के साथ दोनों के सपने भी बिखर गए। अभी तक तो फिर यथास्थिति ही बनी हुई है। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता बनाएं। नीतीश कुमार रिटर्न गिफ्ट में प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहते हैं। ये वह कुर्सी है जिस पर बहुत दूर से ही कांग्रेस की दावेदारी है। जब बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के दबाव में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के पर कतरने में लगे हुए हैं। यह महागठबंधन के अंदर चल रही गला काट प्रतियोगिता के बावजूद भी नीतीश कुमार अभी लालू प्रसाद यादव के साथ बने हुए हैं। ये मजबूरी भी है क्योंकि बीजेपी नेता अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यह कहने को तो नीतीश कुमार भी कहते हैं कि मर जाएंगे लेकिन कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन बीच बीच में अपने स्टाइल में वे छोटे मोटे खेला भी करते रहते हैं। बिहार में जातिगत गणना से यहाँ के लोगों को फायदा हो या ना हो, लेकिन नेताओं को तो लाभ मिलने ही लगा है। जब बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर के अब जो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है वह भी जातिगत गणना के आगे का कदम लग रहा है। यह क्योंकि केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के नीतीश कुमार ने जो दलील दी है जो उसमें जातिगत जनगणना की अहम भूमिका नजर आती है। बिहार कैबिनेट ने राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस के साथ एक और महत्वपूर्ण मांग की है। यह बिहार सरकार ने हाल ही में विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की गुजारिश की थी ताकि वह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का दौरा किया। उन्होंने पीएमसीएच में आला अधिकारियों के साथ की बैठक की। इस दौरान पीएमसीएच में बड़े स्तर पर चल रहा निर्माण कार्य का जायजा लिया। साथ ही बैठक में निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। जहां उनके साथ साथ पथ निर्माण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल पीएमसीएच में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे अस्पताल को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न वार्डों का निर्माण सहित अन्य प्रकार के विकास कार्य शामिल है। तेजस्वी यादव ने पीएमसीएच में चल रहे निर्माण गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी प्रकार का निर्णय पूरा करने का और फिर गुणवत्तापूर्ण निर्माण को प्रमुखता देने के लिए कहा है। इस बीच उन्होंने अधिकारियों से निर्माण गतिविधियों की समीक्षा रिपोर्ट भी ली है। इसके पहले तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की भी मांग को लेकर के केंद्र सरकार से अनुरोध करने को कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित सर्वे से ये साफ हो गया है कि यहाँ किस जाति की कितनी आबादी है। जहाँ साथ ही गरीबों का
साथ ही गरीबी का भी पूरा आंकड़ा है, जहां बिहार को गरीबी से मुक्त करने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। इसे साकार करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से सब सुलह हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि सर्दियां शुरू हो गई है, लेकिन डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है, जब रोजाना 7 से 8 नए केस मिल रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार डेंगू के मच्छर 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर भी जीवित रह सकता है। लोगों को काट करके डेंगू का वायरल फैला सकते हैं, लेकिन इन दिनों जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं उससे ये धारणा गलत साबित हो रही है। जब 1 महीने पहले तक जितने मरीज मिल रहे थे उतने नए केस आज भी आ रहे हैं। जहाँ तापमान के उतार चढ़ाव का डेंगू के प्रसार पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। जहाँ कहना मुश्किल है कि डेंगू का प्रसार पूरी तरीके से कब रुकेगा। यह डॉक्टरों का कहना है कि हर साल दीपावली के बाद से ही डेंगू का प्रसार कम होने लगता था, लेकिन अब छठ भी समाप्त हो गया है, लेकिन डेंगू के नए केस लगातार मिलते ही जा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में रिसर्च के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी हाँ, जिला वेक्टर्स वार्न डिजीज कंट्रोल पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार कहते हैं कि पहले हल्के ठंड में भी डेंगू का प्रसार कम हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब तापमान अधिक गिरने के बाद भी डेंगू के मच्छर कम होते हैं। संभव है कि जनवरी में भी कोई भी केस मिल जाए। ये कहना मुश्किल है कि डेंगू का प्रसार पूरी तरीके से कब रुकेगा। फिजिशियन डॉक्टर अमित कुमार कहते हैं कि समय के साथ बीमारियां भी बढ़ रही है। जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे पुरानी धारणाएं समाप्त हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि यदि अचानक से आपके खाते में रुपए की बारिश होने लगे तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। जरा सी असावधानी आपके गले की फांस बन सकती है। जैसे मामले में विशेषज्ञ सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि आपके बैंक अकाउंट में अचानक धन वर्षा होने लगे तो फिर ज्यादा आप खुश मत होइए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके ऊपर आफत की भी बारिश हो सकती है। आपको थाने और फिर कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपको पुलिस के कई सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आयकर विभाग की नोटिस भी आपको मिल सकती है। दरअसल साइबर ठग आपकी गलती का फायदा उठाकर के आपके बैंक अकाउंट को अगले फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सख्त तेवर का असर नव नियुक्त और पुराने शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों के बीच भी देखा जा रहा है। के पाठक कब किस स्कूल में निरीक्षण करने पहुंच जाएं ये किसी को भी नहीं पता होता है। जहां वे अचानक किसी भी जिले के किसी भी स्कूल में धावा बोल देते हैं। प्रधान अध्यापक से लेकर के शिक्षकों को भी मैनेजमेंट का पाठ पढ़ा देते हैं। ये कभी कभी गुस्से में तो मुंह से कड़े शब्दों का भी प्रयोग कर डालते हैं। यह खास करके मिड डे मील और फिर बच्चों की उपस्थिति को लेकर के वे और भी सचेत रहते हैं। उनके आदेश के बाद अनुपस्थित रहने वाले लाखों बच्चों के नाम सरकारी स्कूल में काट दिए गए हैं। तो चलिए अभी हम आप लोगों को बताएंगे के पाठक के वे 10 कड़े फैसले के बारे में कि आखिर वे 10 कौन से ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आने लगी है। आपको बता दें कि के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। अब इसके तहत 10,000 शिक्षकों को पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेना है। इसमें हाई स्कूल के 10वीं और फिर 12वीं के सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है। जहाँ उन्हें अपने विद्यालय के आसपास के किसी भी प्राथमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को गोद लेना है। इन बच्चों को विद्यालय में कक्षा के बाद या फिर दोपहर के समय किसी वक्त समय निकाल करके इन बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना है। मिशन दक्ष अभियान की शुरुआत हो गई है। वहीं पर बिना किसी जानकारी स्कूल से गायब रहने वाले शिक्षकों के वेतन में कटौती की जा रही है। जहां इसके साथ ही इन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है कि आखिर वो बिना सूचना से स्कूल से क्यों गायब रहते हैं। वहीं पर के पाठक ने कुछ दिन पहले सभी नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों से कहा है कि आप लोगों ने मेरिट साबित कर दिया है। अब गांव के लोगों को आगे बढ़ाना होगा। आप लोगों को गांव में ही पढ़ाना होगा। जिन्हें गांव में पढ़ाना पसंद नहीं है उनके लिए ये नौकरी नहीं है। वहीं पर के पाठक ने आदेश देते हुए कहा है कि विद्यालय में छात्र कोष और विकास कोष में जमा 1200 करोड़ राशि खर्च नहीं हुई तो फिर उसे वापस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि यह अंतिम मोहलत है, क्योंकि शिक्षा विभाग पहले भी संबंधित राशि को खर्च करने का निर्देश दे चुका है। वहीं पर के पाठक के आदेश पर अब स्कूल में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर नाम काटने के आदेश दिए गए हैं। जहाँ अब तक 20 लाख से अधिक बच्चों के नाम काट दिए हैं। इस एक्शन के बाद से बच्चों में अब अनुपस्थिति कम हो गई है। वहीं
पर शिक्षकों के तबादले और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाकर के पाठक ने लापरवाह शिक्षकों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। जब माध्यमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के मुताबिक RDDE और फिर DEO ऑफिस से बड़ी संख्या में शिक्षक का ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिसके चलते स्कूलों में पठन पाठन और फिर कार्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है। वहीं पर के पाठक ने बिहार सरकार के सभी स्कूलों में 75% उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है। इससे ये हुआ कि जो छात्र छात्राएं बाहर रह करके कोचिंग कर रहे थे उन्होंने घर लौटना शुरू कर दिया है। जब फिर अब स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने लगी है। हालांकि कुछ जगह पर इसका विरोध भी देखने को मिला है। वहीं पर के पाठक ने बिहार में शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती करके कड़ा संदेश दिया है। जब त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थी जिन्हें कम करके 11 कर दी गई है। वहीं रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी गई है। जब वहीं इस मामले पर सियासत भी खूब हुई है। गिरिराज सिंह से लेकर के अमित शाह तक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला था। वहीं पर अगर किसी विद्यालय में शौचालय में गंदगी पाई जाती है तो के पाठक सख्त तौर पर प्रधान अध्यापक को चेतावनी देते हैं। या इतना ही नहीं, स्कूल में किसी भी तरह की कुव्यवस्था को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वहीं पर के पाठक अगर किसी स्कूल में बच्चों को जमीन पर पड़ते हुए देखते हैं तो फिर उनके लिए प्रधान अध्यापक को फटकार लगाई जाती है और जल्द से जल्द बेंच और डेस्क की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाते हैं। ये थे के पाठक के वो 10 बड़े और कड़े फैसले जिनसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है, क्योंकि पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 सालों से अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों के कल्याण के लिए तमाम तरह की कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं के जरिए गरीब वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं में से एक योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना के अंतर्गत कौशल विकास और फिर आजीविका के अवसरों में वृद्धि करके गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी में जी रहे लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एकीकरण है। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना के 2 भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण भारत के लिए तथा दूसरी शहरी भारत के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्र SHG संवर्धन और फिर बेघर लोगों को अस्थायी आश्रय दिया जाता है। यानी कि बेघरों के लिए घरों का निर्माण तथा निजी और फिर सामूहिक सूक्ष्म निर्माण के लिए सड़क सामान बेचने वालों, कूड़ा बीनने वालों आदि शहरों में रहने वालों निर्धनों के लिए रोजगार के अवसर तथा इनका इनकम बढ़ाने के उपाय केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के जरिए शहरी गरीब परिवार की गरीबी और फिर जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और फिर कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने में सक्षम करना है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में वायु प्रदूषण का दौर फिर से लौट आया है। गुरुवार को बेगूसराय देश का 4था सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। देश के 245 शहरों में बेगूसराय का क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 392 पर दर्ज किया गया। वहीं पटना के AQI 311 रहा। बीते दिनों से पछुआ हवा चलने के कारण वायु प्रदूषण में नियंत्रण देखने को मिल रहा था, लेकिन मंगलवार से अचानक बिहार के जिलों में वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है। जहां शुक्रवार सुबह 8 बजे की AQI रिपोर्ट के मुताबिक पटना से अधिक बेगूसराय की हवा प्रदूषित पाई गई, जहां का AQI 400 के पार दर्ज किया गया। जहां बिहार के 9 शहरों की हवा गुरुवार को राजधानी पटना से अधिक खराब रही है। इससे पहले बुधवार को देश भर में सबसे प्रदूषित शहर पूर्णिया रहा था, जहां का AQI 406 पहुंच गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों की AQI रिपोर्ट में पूर्णिया, राजगीर, भागलपुर, मोतिहारी, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, पटना और हाजीपुर आदि शहरों का AQI लेवल काफी चिंताजनक दर्ज किया गया है। बेगूसराय और छपरा की आबोहवा भी नवंबर की शुरुआत से खराब ही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।